दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपसे साइंस पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है डीएनए के दो तंतुओं को आपस में जोड़ने वाले बल होते हैं। डीएनए के दो तंतुओं को आपस में जोड़ने वाले बल होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध होते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की दोहरी कुंडली संरचना में दो तंतु होते हैं। ये तंतु नाइट्रोजनी क्षारकों के हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन बंधों का जो पैटर्न होता है वो एडेनिन जो है थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जबकि गुआनिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़े होते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रस्तावित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस ग्रह पर वायुमंडल में मुख्य रूप से CO2 पाई जाती है। किस ग्रह पर वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर। शुक्र का वायुमंडल 96% से अधिक CO2 से बना है, जिससे वह ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत प्रबल होता है। अगर बात करें कुछ ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वन लाइनर में पूछे जाते हैं, तो एक आपसे पूछता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो छोटा भी ध्यान रखिए, छोटा जो है बुध है। एक पूछता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध ग्रह है, तो सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह पूछता है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो होता है शुक्र ग्रह होता है, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं, या इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह क्या है, तो शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह जो है यूरेनस है। सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन जो है वह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल विकार हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वह है मोटर। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन में दिया है डायनमो, तो डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दिया है जनरेटर, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदलता है AC में। और ट्रांसफर जो है वह वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। ध्वनि तरंग जो है वह किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। आपके ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ठोस में। ध्वनि तरंग जो है ठोस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। ठोस में कणों का सघन घनत्व होता है जिससे तरंग तेजी से चलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूवी किरणें का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। यूवी किरणों का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है त्वचा अंग पर पड़ता है। इसमें त्वचा कैंसर और सनबर्न की संभावना होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1665 में कोशिका की जो खोज की थी वह रॉबर्ट हुक ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कार्क पेड़ की छाल की पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखने पर छोटे छोटे खानों जैसे ढांचे दिखे जिन्हें उन्होंने सेल कहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए, यह आपसे पूछा है। तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का जो नाम है वह प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगर बात करें पशु कोशिका में, तो पशु कोशिका में सबसे बाहरी परत जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, परंतु वनस्पति कोशिका में सबसे बाहरी परत जो होती है कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है। या पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पशु कोशिका में सबसे बाहरी परत होता है प्लाज्मा झिल्ली, परंतु वनस्पति कोशिका में सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति, जिसमें कि प्लाज्मा झिल्ली होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 दिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं। ब्लू ग्रीन शैवाल क्या होते हैं, यह आपसे पूछा है। तो ब्लू ग्रीन शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे जो बोलते हैं वो साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। या पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे शरीर तंत्र के साउंड बॉक्स के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे शरीर तंत्र के साउंड बॉक्स के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर तंत्र को। स्वर तंत्र को शरीर का साउंड बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि यही वह अंग है जहां से ध्वनि का निर्माण होता है। इसमें स्वर रज्जुएं होती हैं जो कंपन करके आवाज उत्पन्न करती हैं, या गले में कंठ नली के ऊपर स्थित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। पेप्सिन का वह पहला एंजाइम है जो मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। यह पेट में सक्रिय होता है और अम्लीय माध्यम में काम करता है। यह प्रोटॉन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन छोटी आंत में कार्य करता है और प्रोटीन पाचन को आगे बढ़ाता है, लेकिन शुरुआत नहीं करता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत जो है मानव शरीर का सबसे लंबा खंड होता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6 मीटर या 20 से 22 फुट होती है, या 3 भागों में बटी होती ड्यूडेनियम, जेजुअम और इलियम, या मुख्य रूप से पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण करने का कार्य करती है। अगर बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर होती है। ग्रास नली की बात करें तो ग्रास नली केवल भोजन को गले से पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है और लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है, यह आपसे पूछा है। कालाजार रोग जो है किसको प्रभावित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा को। कालाजार रोग जो है वह प्लीहा को प्रभावित करता है। कहीं कहीं पर इसका आंसर आज भी देखने को मिलता है, परंतु जो सटीक आंसर होगा वह प्लीहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। बीसीजी का जो टीका है वह किस रूप में दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक या टीबी के निवारण के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य एक शैली जैसा अर्ध द्रव पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच पाया जाता है, या कोशिका के सभी अंगों को चारों ओर से घेरता है और उसके संचालन का माध्यम होता है। इसमें पानी, लवण, एंजाइम, प्रोटीन और अन्य अणु मौजूद रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन थे। परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन थे। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो परिसंचरण तंत्र के जो खोजकर्ता था वो विलियम्स हार्वे थे। विलियम्स हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की। परिसंचरण तंत्र की खोज 1616 ईस्वी में इन्होंने इसका पता लगाया। ऑप्शन में दिया है कार्ल लैंडस्टीनर, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की। एंटोन वॉन ल्यूनहाक तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सूक्ष्म जीवों की खोज की इन्होंने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया है वह दिया है परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र के जो अध्ययन को कहा जाता है उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
तो परिसंचरण तंत्र के जो अध्ययन को कहते हैं वह एंजियोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजियोलॉजी कहते हैं परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे बोलते हैं एलसीडी, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश ध्रुवण के। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक द्रव क्रिस्टल पर आधारित तकनीक है जो प्रकाश के ध्रुवण के सिद्धांत पर काम करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर की वह ग्रंथि जो जीवन में केवल एक बार सक्रिय होती है। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो जीवन में केवल एक बार सक्रिय होती है कौन सी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि एक लसिका ग्रंथि है जो बचपन और किशोरावस्था में अत्यंत सक्रिय रहती है। वयस्क अवस्था में यह ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ जाती है और फैटी टिश्यू में बदल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो हार्मोन है वह फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। एड्रेनालिन जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, या अधविक ग्रंथि की मज्जा में स्रावित होती है। यह हार्मोन्स तनाव, डर, खतरे या उत्तेजना स्थिति में तुरंत शरीर के को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। इसका जो कार्य होता है एड्रेनालिन ग्रंथि का, वह हृदय गति तेज करता है, रक्तचाप बढ़ाता है, श्वसन दर तेज करता है, मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा के लिए तैयार करता है, लीवर से ग्लूकोज रिलीज करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हेमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है। हेमोग्लोबिन जो है वह किस धातु का यौगिक है, यह पूछा है आपसे। तो हेमोग्लोबिन जो है वह है आयरन धातु का यौगिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन यौगिक का धातु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, यह आपसे पूछा है। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बराबर होती है वह बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रोटॉन की संख्या के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा। सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियोधर्मिता में कौन सा कण अधिक भेदन क्षमता रखता है। रेडियोधर्मिता में कौन सा कण अधिक भेदन क्षमता रखता है, यह आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा या न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा। गामा कण जो है अधिक भेदन क्षमता रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा किसी ध्वनि तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। किसी ध्वनि तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम पर निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होता है। प्रकाश का वेग जो है निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कांच में। प्रकाश का वेग जो है कांच माध्यम में सबसे कम होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में सबसे कम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यह आपसे पूछा है। तो अभी हम लोग डायनेमो को ऊपर भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वह डेसिबल है। डेसिबल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछता है क्वेश्चन। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।